अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम टॉक विद अजीमी में हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मारूफ भारतीय कालम नगार व मुसन्नफ़ खुशवंत सिंह ने 2003 में एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने द एंड ऑफ इंडिया यानी भारत का खात्मा रखा। खुशवंत सिंह 1980 से 1986 तक भारत के मेंबर पार्लियामेंट रहे। 1974 में इन्हें सदारती अवार्ड पद्मा भूषण से नवाजा गया, जो इन्होंने 1984 में गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई पर एहतजाजन वापस कर दिया। नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू भी इसी महवर के गिर्द घूमेगी। अस्सलाम वालेकुम अजीमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजीमी साहब, क्या वाकई इंडिया टूट सकता है? जी, अभी जिस किताब का आपने हवाला दिया है, खुशवंत सिंह वो कोई आम राइटर नहीं थे। हकीकतन वो 1947 में जो इंडियन फॉरेन जो ऑफिस था उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप अंदाज़ा करेंगे जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए हैं तो वो इस कद काट के शख्सियत थे कि उन्होंने फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया और फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते रहे। तो उन्होंने ये जो किताब लिखी है, ज़ाहिर है उसके वो कोई जज्बातीपन में नहीं लिखी या किसी खास वजह से नहीं लिखी, बल्कि हकीकतन जो उन्होंने देखा उसको सामने रख कर उन्होंने किताब लिखी। अब आपका जो सवाल है कि क्या इंडिया टूट सकता है, इसको दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि इंडिया वाकई टूट सकता है और दूसरा ये है कि इंडिया नहीं टूट सकता। ये क्या जवाब है अजीमी साहब? अगर टूट सकता है तो कैसे, और अगर नहीं टूटता तो फिर क्यों? अच्छा देखें ना, आपने ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर चलती है। अगर आप किसी चीज़ के मतलब उसकी वजूहत या असबाब पूरे कर देते हैं तो वो चीज़ अपने सामने आ जाती है, और अगर आप वो असबाब पूरे नहीं करते तो वो सामने नहीं आती है। ठीक है। अब वो बातें, वो चीज़ें जो किसी मुल्क को तोड़ने के लिए जहाज बनती हैं, अगर इंडिया उनको पूरा कर देता है तो फिर लाजमी बात है कि वो काज एंड इफेक्ट है, इंडिया टूट जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में ऐसे हालात पैदा नहीं होते हैं और वो चीज़ें जो किसी रियासत को तोड़ती हैं, अगर वो उनको अवॉइड कर जाता है, उनसे पीछे हट जाता है, तो फिर ज़ाहिर इंडिया नहीं टूटेगा। तो इस लिहाज से मेरा ये जवाब है, और कि ये टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता, डिपेंड करता है कि इंडिया जाता कैसे हालात जाता किस तरफ है, जा किस तरफ है या किस तरफ जाता है। ठीक है। अजीमी साहब, खुशवंत सिंह ने किन वजूहात की बुनियाद पर इंडिया के खात्मे की बात की है? ये 2002 में गुजरात में फसादात हुए। आप वाकिफ़ हैं कि उसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और बेतहाशा उसमें मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया गया। उसके बाद 2003 में खुशवंत सिंह ने उस गुजरात का वहाँ पे गया, अहमदाबाद में गया और वो लोगों से मिला। वहाँ पे जो उसने हालात देखे, वहाँ पे जो उसने सारे सिचुएशन देखी, तो उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचा कि जिस डगर पे ये इंडिया चल पड़ रहा है, अगर इसको रोका ना गया तो फिर ये इंडिया टूट जाएगा। बल्कि मैं आपको उनका जो ना एक किताब ही का एक जो है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी जी। कि उन्होंने लिखा है 2002 में गुजरात फसादा का, लिखा कि Meanwhile, with a triumphant Modi as their mentor, they will repeat the Gujarat experiment all over India unless we stop them. यानी कि गुजरात में ये मोदी ने जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इन फसादात के नतीजे में, ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, वो इन्हीं तजर्बात को आगे दौड़ाएगा। गुजरात में उसको अगर कामयाबी मिल गई और अगर हमने इसे ना रोका तो इस तजर्बे को वो पूरी रियासत के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर ले जाएगा। तो जब वो पूरे मुल्क में यही काम करेगा तो फिर अल्टीमेटली जो ना वो इंडिया के टूटने का होगा इम्कान बढ़ सकता है। कोई भी रियासत किन वजूहात पर कायम होती है या कायम रहती है? अच्छा, रियासत, ये इसमें रियासत कैसे बनती है, कैसे कायम रहती है, इसके कई इसके पीछे जो मुहर्रिकात मौजूद होते हैं। मसलन एक रियासत जो ना वो कल्चर की बुनियाद पे वजूद में आ सकती है, ठीक है, या ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर जो ना वो हो सकती है, या किसी सियासी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर, कम्युनिज्म का नज़रिया हो या इस तरह का कोई और नज़रिया हो, उसकी बुनियाद पर भी एक रियासत मौजूद में आ सकती है। मतलब पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लामी नज़रियात के ऊपर कायम हुई है, इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो यहूदी नज़रिए के ऊपर कायम हुई है। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात हैं जिनके ऊपर, जोग्राफिया के ऊपर भी जो ना वो रियासतें, एक मखसूस इलाके में रहने वाले लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर मुश्तमिल एक रियासत बन सकती है। तो रियासतों के कायम होने के जो ना कई नज़रियात हैं, तो किसी एक नज़रिए के ऊपर जो रियासत वो कायम हो सकती है और बनती है और कायम। ठीक है। अजीमी साहब, ये इंडिया किस फिलॉसफी पर कायम है? अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा फिर पीछे जाना पड़ेगा कि जब बरतानवी राज यहाँ से ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उस वक़्त मुसलमान भी और हिंदू भी, ये दोनों चाह रहे थे, आज़ादी की तहरीक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर फिर दो तहरीकें थी।
मुसलमान खुद दो हिस्सों में तकसीम थे। एक वो मुसलमान थे जो कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे या उसकी जदोजहद कर रहे थे। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो था वो मुख्तलिफ़ उलमा और मुख्तलिफ़ सियासी जो हमारे कायदीन थे उनकी सरपरस्ती में वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही के कायल थे और वो अलग पाकिस्तान नहीं चाहते थे। जैसे अबुल कलाम आज़ाद हो गए या जमीयत उलमाए हिंद हो गई, ये सारे के सारे मुत्तहिदा। ऐसे ही जो हिंदू हैं वो भी दो हिस्सों में तकसीम थे। अच्छा, महात्मा गांधी थे जी, या नेहरू थे और इस तरह के और सारे बहुत सारे लोग हैं, ये चाहते थे कि हम सेकुलरिज्म की बुनियाद के ऊपर ना हिंदू रियासत का हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं, कि हम जो गोरों के जाने के बाद जो हुकूमत कायम करें वो सेकुलर स्टेट हो। जबकि एक और तबका जो था उस वक्त उसकी जो क़यादत थी वो गोडसे कर रहे थे, ठीक है। तो उनका ये ख्याल था कि हिंदुओं को अपनी जो हिंदुज़म है, हिंदुत्व है, इसके ऊपर जो ना फिर रियासत कायम करनी चाहिए जाने के बाद। तो मुसलमान भी दो हिस्से में तकसीम थे और हिंदू भी दो हिस्से में तकसीम थे। ठीक है। ज़िमी साहब, महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारा जाता है, सब जानते हैं। जी, तो फिर इन्हें क्यों कर कत्ल किया गया? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये तो जैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं तो उसके सिर्फ 5.5 माह के बाद, सिर्फ 5.5 माह, यानी कि 30 जनवरी 1948 को ये जो था इसने गोडसे जो था इसने फायर करके जो महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया। अब महात्मा गांधी जो है ना वो ये चाहते थे कि जो नई रियासत बनी है इसमें तमाम मज़ाहब के लोगों को, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी अब उस भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आ गए मौजूद हैं, उन सबको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। ठीक है। लेकिन जो गोडसे था या इस तरह RSS थी या उस तरह के शिवसेना थी, बजरंग दल थी, विश्व हिंदू परिषद, ये बहुत सारी जो ना वो जुनूनी और मजहबी इंतहा पसंद वाले हिंदू जमातें थी, ये सारे इसके खिलाफ थी। वो मुसलमानों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं थी, दूसरों के लिए हक देने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये एक बड़ा कन्फ्लिक्ट वो मौजूद था। तो फिर इस तरह से ये हुआ कि गोडसे ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया तो 5 माह बाद ही, ये गांधी का कत्ल नहीं था, ये भारत के सेकुलरिज्म का कत्ल था। ठीक है। अगर इंडिया का सेकुलर आइन तमाम इंडियंस को मुसावी हुकूक देता है तो फिर ज़िमी साहब मसला क्या है? देखें, एक चीज़ होती है किताबों में लिखी और एक चीज़ होती है अमली, प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली। अब देखें उनका जो आइन है वो तो सेकुलर है, ठीक, लेकिन कोई भी आइन है वो तो एक किताब की शक्ल में मौजूद है। अब वो किताब खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने ऊपर अमल कराए। अब उस आइन के ऊपर, उस किताब के ऊपर जो अमल करना है वो हुकूमतों ने करना होता है, सरकारी इदारों ने करना होता है। यानी कि आइन के ऊपर अमल किसने करना है? अदालतों ने करना है, थानों में करना है, जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के हैं उन्होंने इसके ऊपर अमल करना होता है। तो अगर आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा तो फिर तो वो एक किताब ही है। ठीक है। अब भारत में प्रॉब्लम यही हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेकुलरिज्म है ये पीछे चला गया है और जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू नेशनलिज्म है वो आगे आ गया है। अब हिंदू नेशनलिज्म के आगे आने से क्या हुआ है कि वहाँ पे सेकुलर आइन की जो वो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। हकीकत तो ये है कि उसके नेहरू के डेथ के बाद जो ना वो ये काफ़ी पीछे चला गया है सेकुलर। ठीक है। क्या भारत के दानश्वर और संजीदा सियासी हलके इस पर फिक्रमंद नहीं है? जी बिल्कुल फिक्रमंद हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया और जो सेकुलरिज्म पे पर बिलीव करते हैं, आज भी एक बड़ी तादाद जो हिंदुस्तान में है हिंदुओं की, वो इस सेकुलर के ऊपर बिलीव करती है। लेकिन हो ये रहा है कि वो लोग जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं अब वो बेबसी का शिकार हो गए हैं। ठीक है। वो क्योंकि थोड़े अमन पसंद लोग हैं, वो जारहिद पसंद नहीं है। उनके मुकाबले में जो लोग आगे हैं वो ज़्यादा इंतहा पसंद है, वो डंडा है, पिस्तौल है, बंदूक है, वो लेके चलते हैं, लाठियाँ लेके चलते हैं। उसके मुकाबले में वो लोग हैं जो इन सब चीज़ को पसंद है। लेकिन गांधी जो थे वो तो अदम तशद्दुद के कायल थे। नहीं, आपने अभी कहा जी कि बड़ी तादाद में जो है ना लोग इस पे हैं, फिर बीजेपी को इंतखाबात में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई? मैंने यही गुजारिश की ना जी कि एक तरफ अगर 100 बंदे खड़े हो ना जी, खाली हाथ, और दूसरी तरफ 4 बदमाश आ जाएं, ठीक है, तो वो पूरे मजमे वो जो 4 हैं वो 100 पे भारी हैं, आप ये कह रहे हैं। ये हो जाता ठीक है, ठीक है। यही वजह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो उसमें हिंदुस्तान में ये जो जत्थे हैं ना, मसल्ला जत्थे जो हैं जिनको
बीजेपी और आरएसएस जो है ना पीछे से प्रमोट कर रहे हैं promote या कर रहे उनके हैं, पीछे हैं। बल्कि पूरी बैकअप दे रहे जी, हैं। बैकअप दे रहे हैं। ठीक है, जी, तो इस वजह से ये हो रहा है कि अब वो सेकुलर जो ना वो कूदते वो पीछे जा रही हैं और ये इंतहा पसंद कूदते जो ना वो आगे आ रही हैं। ठीक है। जिमी साहब, द एंड ऑफ इंडिया तो 2003 में लिखी गई, आज 2019 चल रहा है। आप आज 2019 में आप इस पर क्या कहते हैं? अच्छा, जो नज़रिया दिया था ना, या जो थ्योरी दी थी खशवंत सिंह ने, जी, उसमें ये था कि हिंदुस्तान बना है सेकुलरिज्म के ऊपर, ठीक है। और उनका ये कहना था कि अगर हम सेकुलरिज्म को छोड़ देंगे तो फिर हिंदुस्तान कायम नहीं रहेगा। और आप देख लें, ये जो हमारे पास अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें तो 1984 में 1984 में जो भारत में बीजेपी जो थी ना, जो इनकी सियासी नुमाइंदा है इन सारे इंतहा पसंद हिंदुओं की, ये मलगूबा बन गया उन सब का जना। तो उसमें 1984 में इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट थे। कितने मेंबर थे? 2 मेंबर पार्लियामेंट। फिर 1994 में 10 साल बाद इनकी तादाद 117 हो गई, 117। फिर 2014 में इनकी तादाद जो है वो बढ़कर 282 हो गई, 282 हो गई। और अभी ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं 2019 में, अब इंडिया का जो 545 का ऐवान है पार्लियामेंट का, 545 में से 303 का तलक जो है बीजेपी की सिर्फ है। ठीक है। तो आप अंदाजा कर लें कि 1984 से 2019 तक ये दो से बढ़कर ये 303 तक चले गए, 303 तक चले गए हैं, या 301 का इसमें इजाफा हुआ है। ये बेसिकली बीजेपी के मेम्बरान में तादाद नहीं, इजाफा नहीं हुआ। ये इंडिया के अंदर जो हिंदुइज्म है, जो इंतहा पसंदी है, वो इसी तरह सबसे बड़ी है। तो ये इसके अंदर तो ये जो इंतहा पसंदी वहाँ पे बड़ी है, यही एक बुनियादी वजह है जो इंडिया के टूटने का सबब बनेगी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि खशवंत सिंह ने ये भी लिखा कि अगर इस बात को ना रोका गया, ये मजहबी इंतहा पसंदी को ना रोका गया, तो फिर इंडिया टूटेगा। और उन्होंने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान इसको नहीं तोड़ेगा, पाकिस्तान इसको नहीं तोड़ेगा, ना बाहर से कोई कुव्वत आके इंडिया को तोड़ेगी, बल्कि ये इसके अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी पैदा हो रही है ना, ये भारत को टूटने का सबब है। ठीक है, ये इस वजह से टूटेगा। तो आप अंदाजा कर लें, 1984 में 2 मेंबरान पार्लियामेंट से इंतहा पसंदों के, आज 303 है। ठीक तो जो खशवंत सिंह ने कहा कि ये इंतहा पसंदी अब उरूज के ऊपर चली गई है, ठीक, अब इसके आगे मजीद कुछ नहीं है। अब फिर ये इसके बाद इंडिया ने वो टूट फूट का शिकार होना है। ठीक है। अजीम साहब, अभी आप बात कर रहे थे, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंतहा पसंद जो हैं वो भारी हैं, भारी अक्सरियत में, क्या इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं? जी, इस सिर्फ ये एक वजह है जिसका खशवंत सिंह ने जिक्र किया जी, लेकिन वो ज़रा 2003 की बात है, बीच में बहुत लंबा सफ़र गुजर गया। अब और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो इस बात की गमाजी करते हैं कि शायद इंडिया का वजूद बहुत अरसा तक एज इट इज़ कायम ना रह सके। देखें, हिंदू जो हैं, ये आपको पता है वहाँ पे कास्ट सिस्टम है। बीजेपी ने ये किया 2014 में कि जो दलित हैं वो तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर है वहाँ पे, छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं, जो कम ज़ात जिनको वो कहते हैं। उस वक्त तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के चार्मिंग नारे शरे दे के उनको साथ लगा लिया। ठीक है। तो जब 2014 में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई, तो फिर उन्हीं दलितों को उन्होंने कभी गाँव कशी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे ऊपर मारना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये तबकाती जो वहाँ पे कशमकश है ना, ये बढ़ रही है। अब फिर वो हिंदू मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि जो आला ज़ात के हिंदू हैं वो आज भी जो ना वो छोटी ज़ात के हिंदुओं को अपने साथ मिलाने के लिए, बिठाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि बीजेपी में तो ऐसे कवानीन पास किए गए हैं कि जो दलित हैं उनको आला दर्जे की जो नौकरियाँ हैं वो भी ना मिले, वो पहुँच ही ना सकें। ठीक है, तो फिर वो वापस उनकी नफरत जो है आ रही है। एक तो ये वजह है कि हिंदू आपस में तकसीम होने वाले हैं दोबारा। ठीक है। दूसरा ये है कि भारत की बहुत सारी रियासतें हैं, नागालैंड का आपने सुना, उन्होंने ये 14-15 अगस्त जो इसी साल का है अपनी लैदगी का ऐलान कर दिया। अभी ये हफ्ता 10 दिन हुए मणिपुर ने ऐलान कर दिया। खालिस्तान वाले जो ना वो चाह रहे हैं 2020 में जो ना ये 2020 के अंदर जो है वो अपना रेफरेंडम कराने के लिए बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जिससे आपका और मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे हालात देख लें कैसे हैं। तो ये इंडिया के एक कानून है एफ्स्पा, आर्म फोर्सेज जो ना वो स्पेशल पावर एक्ट। तो बहुत सारी रियासतों के ऊपर अंदर जो ना ये इंडिया इस वक्त आर्मी के जरिए जो ना वो बैठा हुआ है। जैसे इसने वहाँ से आर्मी हटानी है तो वो लोगों ने तहरीक आज़ादी है, आपने अपनी जगह पर आज़ादी की तहरीक है। ये दूसरी वजह है कि वहाँ पे जो ना ये है। फिर ये है कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस हेट क्राइम है, मज़हब की बुनियाद पे जो नफ़रत की बुनियाद पे जराइम है, वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा बढ़ावा उनको मिला है बीजेपी के दौर में। तो ये जब नफ़रत बढ़ रही है तो फिर ज़रा कि ये भी किसी नतीजे पे पहुँचेगी। अच्छा, एक और बात है कि जो बीजेपी है या आरएसएस है या हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं,
ये अखंड भारत के ऊपर बिलीव करती हैं। इनके तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं। एक वक्त तो इनका ये भी था कि ये पाकिस्तान जो बन गया ये भी वापस इनके पास टूट के आ जाएगा। वो तो अल्लाह के करम से ना हो सका, ना इंशाल्लाह होगा। लेकिन अभी आपने देखा ना कि भारत ने कहा जी ये आज़ाद कश्मीर भी हमारा ही हिस्सा है और अब इसको हम फौजी कुव्वत के बुनियाद पे हासिल कर लेंगे। तो ये इंडिया के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है। अच्छा, जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है उसमें आपने फ़ौज को लेके जाना है, आपने असला इस्तेमाल करना है, बाकी सारा तो वो जो अखराजात इसके ऊपर होने हैं, वो आपका बजट जो आपने पैसा लगाना था अपनी कौम की फलाह के ऊपर, गरीबों की फलाह के ऊपर, वो सारे का सारा चला जाता है ईंधन के ऊपर, बारूद के ऊपर। तो ये तोसी पसंदाना अज़ाइम जो ना ये भी इसको ले डूबेंगे। यहाँ पे मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ जी। आप सोवियत यूनियन को देख लें जी, सुपर पावर थी, एटमी पावर थी, अमेरिका के बराबर की, लेकिन उसका जो तोसी पसंदाना अज़ाइम थे, पहले वो अफगानिस्तान में आए, फिर उनका दिल था बलूचिस्तान में आए और ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपने तमाम तार फौजी ताकत के बावजूद USSR अपनी वजूद को कायम नहीं रख सकी, पाश हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा इस वक्त जी। अज़ीमी साहब, हम मुल्कों के टूट फूट का जिक्र कर रहे हैं, क्या मुल्क टूटते भी हैं? जी, ये एक बात ध्यान में रखें कि जो जोग्राफिया है ना ये तब्दील होता रहता है। ठीक है, बाउंड्रीज जो ना मुल्कों की ये कोई मुकद्दस चीज़ कोई नहीं है, इनमें तब्दीली आती रहती है। मसलन देखें ना बरे सगीर जी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा था, जोग्राफिया था, लेकिन 47 में 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें पाकिस्तान, इसके 2 हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान, फिर ये भी टूट गया। ठीक है, ठीक। तो USSR की मिसाल मैंने पहले दी है जी जी, वो कितनी बड़ी एक स्टेट थी, वो कोई 1 दर्जन के करीब हिस्सों में टूट गई। अगर मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे दोबारा खशवंत सिंह 2003 में लिखी गई बुक के ऊपर बात करूं कि आपके मुताबिक इस वक्त परसेंटेज टूटने की ज़्यादा है या ना टूटने की ज़्यादा है, तो आपका क्या जवाब होगा? अच्छा, ये इसका मैथमेटिकल जवाब तो नहीं हो सकता जी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि कहीं पे भी आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं और अगर आपको पता चलता है आप गलत हो रहे हैं, अगर वापस आप दुरुस्त रास्ते पे चले तो फिर वो ज़रा सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जहाँ पे भारत अब पहुँच चुका है, ठीक है, अब इसके वापसी का रास्ता ना होने के बराबर है। और उसकी एक दलील है, वो दलील ये है कि पाकिस्तान में आप देखें कि हम बहुत सारे तजर्बात कर चुके हैं। मसलन हमने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का तजर्बा किया जी, वो बाद में तालिबान बन के हमारे गले पड़े जी जी। कराची में आप देख लें MKM हैदराबाद में जी जी, उसके मसल्ला जो ग्रोह पैदा हुए, जत्थे पैदा हुए, फिर 20-25 साल हमने उनको भुगता, बिल्कुल, और फिर फौजी और ये वो सारा कुछ करके रेंजर्स वगैरह। ऐसे ही आप पाकिस्तान में आप देखें ना, मजहबी इंतहा पसंदी जब थी, एक वक्त था तो लश्कर जंगवी था या इस तरह के और बहुत सारे ग्रुप थे, तो वो देखें वो सब स्टेट के साथ बरसरे बेकार हो गए थे। तो ये होता है कि जब सियासी जमातों के मसल्ला जत्थे या विंग बनते हैं ना, तो फिर वो उस रियासत के टूटने की तरफ उसको ले जाते हैं, उसके लिए खतरनाक आफ्टर शॉक्स जरूर आते हैं इन चीज़ों के। और भारत के साथ यूनिकनेस क्या है, भारत के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और 20 करोड़ के करीब ये दलित हैं और 3% के करीब वहाँ पे ईसाई हैं, 2% के वहाँ पे सिख हैं और 3% बाकी कम्युनिटीज़ हैं। अब बीजेपी ने या इन कुव्वतों ने अपने सियासी मकासद के लिए इन नौजवानों के हाथों में डंडे दे दिए, पिस्तौल दे दिए, बंदूकें दे दी, ठीक है। तो कल को क्या होगा, कल को क्या होगा कि ये जो इनके हाथ में ताकत आ गई है, ये ताकत का आपस में टकराव होगा, ठीक है। अब भारत इस पोजीशन में तो नहीं है इन सारों को रोजगार दे और इन सबको घर में वजीफा दे। बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि ये जो डंडा बरदार कुव्वतें ने तैयार की हैं ना, ये अपनी अपनी रियासतें कायम करने के लिए एक दूसरे से टकरा जाएंगी, ठीक है। और वही खतरनाक तरीन वक्त होगा भारत के लिए कि जब ये मुसल्लह दस्ते जो इन्होंने खुद पैदा किए हैं ये आपस में भी लड़ेंगे और फिर रियासत के साथ भी लड़ेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़िमी साहब आपका, थैंक यू जी। नाजरीन आज आपने ज़िमी साहब की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।